आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बैसाखी के सहारे ही सरकार बनाई, लेकिन अब पीएम बनने के साथ ही वे नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने अपने मंत्रालय संभाल लिए, तो वहीं मोदी जी पीएम बनने के चौथे दिन ही विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। मोदी जी इटली गए हैं, संबंध मधुर करने गए हैं। सरकार बने हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन इन 4 दिनों में ही देश में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिसका अंदेशा शायद किसी को भी नहीं था। अमित मालवीय कांड से लेकर अनशन पर बैठे किसान की मौत और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जैसी चीज़ों से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। चलिए पिछले 96 घंटों में देश में घटित उन 5 बड़ी घटनाओं के बारे में हम बताते हैं जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। पहला है आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत का बयान। भाजपा मौजूदा समय में अगर जमीन पर मजबूत है तो इसका सीधा श्रेय आरएसएस को जाता है। आरएसएस नहीं होता तो भाजपा भी नहीं होती, भाजपा नहीं होती तो शायद मोदी भी नहीं होते। 2014 में भाजपा की जीत में आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। 2019 में मोदी अपने चेहरे पर जीत गए और आरएसएस भी पीछे छूट गया। लोकसभा चुनाव 2024 तक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने काफी हद तक आरएसएस को साइडलाइन कर दिया। चुनाव से पहले ही आरएसएस नेताओं के साथ जो मीटिंग की परंपरा थी वो इस चुनाव में नहीं हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि अब पार्टी को आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं है। पहले कभी होती भी थी पर अब नहीं। आरएसएस की ओर से तब इन मसलों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया और आरएसएस चुनावी प्रक्रिया से लगातार दूर रहा। इन सारी चीज़ों का असर चुनाव रिजल्ट में भयंकर रूप से देखने को मिला, जिसका रिजल्ट आज हमारे और आपके सामने है। अब तीसरी बार मोदी जी के पीएम बनने के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी सरकार को लेकर जो कह रहे हैं उसे आपको सुनना चाहिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के पिछड़ने के बाद मोहन भागवत के इस बयान को राजधर्म 2.0 बताया जा रहा है। कुछ ऐसा ही बयान अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगे के बाद दिया था। दूसरा है भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर लगे यौन शोषण के आरोप। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, अगर विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चला रही है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, पार्टी का कौन सा बड़ा नेता किस हिसाब से ट्वीट करेगा, क्या ट्वीट करेगा, ये सारी चीजें काफी हद तक अमित मालवीय के हाथों में है। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के सारे स्टेट यूनिट्स के सोशल मीडिया हेड भी इस शख्स को ही रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह पद कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली है। सोशल मीडिया हेड होने के साथ साथ ये पश्चिमी बंगाल भाजपा के सह प्रभारी भी हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही अमित मालवीय पर आरएसएस के एक दिग्गज सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया। यह कहा गया कि पश्चिमी बंगाल बीजेपी नेतृत्व अमित मालवीय और दिल्ली से बंगाल पहुंच पर्यवेक्षकों को 5 स्टार होटल्स में लड़कियां सप्लाई करता है और बदले में उन्हें संगठन में बड़े पद मिल जाते हैं। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो अमित मालवीय ने उन्हें मानहानि का नोटिस थमा दिया। लेकिन अगर भाजपा के नेताओं का इतिहास देखा जाए तो इन पर काफी पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। देहरादून में भाजपा ऑफिस की नाली से कॉन्डोम का ढेर निकलने का मामला हो, या फिर मोदी जी के लिए लड़की की जासूसी का मामला, या फिर कैलाश विजयवर्गीय और प्रदीप जोशी जैसे नेताओं पर रेप का मामला हो, ऐसे तमाम मामले भाजपा पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब अमित मालवीय वाले मामले में आगे क्या होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तीसरा है टीडीपी और जदयू पर उठते सवाल। मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए हैं, लेकिन इस बार सरकार बैसाखी की है।
बैसाखी का एक पांव भी खिसका तो पूरी की पूरी सरकार भर भरा कर गिर जाएगी। मोदी सरकार इस बार पूरी तरह से जदयू और टीडीपी पर आश्रित है। सीधे तौर पर कहें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब चाहें सरकार को गिरा सकते हैं। भले ही दोनों पार्टियां अभी एनडीए में शामिल है और भाजपा को पूर्ण रूप से समर्थन दे रही हैं, लेकिन इनके पलटने के आसार सबसे ज्यादा हैं। चंद्रबाबू नायडू वही शख्स हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में महागठबंधन बनाने की शुरुआत की थी। सारे विपक्षी दलों को 2019 में एक साथ लाने की कवायद चंद्रबाबू नायडू ने ही की थी। अमित शाह के साथ साथ तमाम भाजपा नेताओं ने उन्हें उस समय सबसे भ्रष्ट नेता तक बता दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा ने टीडीपी में सेंधमारी का प्रयास भी किया था, लेकिन इस चुनाव में टीडीपी और भाजपा ने आंध्र प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़ा और गठबंधन 21 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जिनमें से 16 सीटें टीडीपी की रही। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिहार की सियासत में उनके बिना किसी भी पार्टी को आगे बढ़ना संभव नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद ऐसा लगने लगा कि जदयू की कहानी लगभग खत्म ही होने वाली है, लेकिन लोकसभा का चुनाव 2024 में जदयू का परफॉर्मेंस उसे किंग मेकर की भूमिका में लेकर आई है। जदयू ने इस पर चुनाव में 12 सीटों पर जीत हासिल की है। नीतीश तबके हैं और ये बात सब जानते हैं। नीतीश ने इतनी बार पलटी मारी है कि शायद हम और आप इसकी गिनती ही भूल चुके हैं। नीतीश के भीतर शुरू से ही पीएम बनने की महत्वाकांक्षा रही है। 2014 में भी वो इसी कारण से एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे। मौजूदा समय में वो भले ही मोदी के साथ है, लेकिन वह अपनी महत्वाकांक्षा को कब तक दबा कर रखते हैं, इस बात पर चर्चा छिड़ी हुई है। चौथा है जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमला। मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में आए 4 ही दिन हुए थे और जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 बार आतंकी हमला हो गया है। ऐसा बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर अब शांत हो चुका है। मोदी सरकार ने आतंकियों पर नकेल कस दी है। मोदी सरकार आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी वापसी ने सरकार के दावों पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। 9 जून को तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई। यहां तक कि आतंकियों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। इस घटना पर 40 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद 11 जून को देर शाम 8 बजे के करीब जम्मू के कठुआ में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया। आतंकियों ने फायरिंग की, एक ग्रामीण जिसमें घायल हो गया। डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। ग्रेनेड फेंकने के दौरान वह खुद ही मारा गया। वहीं 11 जून की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ घायल हुआ। इस हमले की जिम्मेवारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स जेईएम जैश ने ली है। 12 जून को सुरक्षा बलों ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसमें आतंकियों से झड़प हुई और एक आतंकी मारा गया। कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों में एक बार फिर से सभी को चौंका के रख दिया है। 5वां है मथुरा में आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्ग की मौत। भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर किसी को जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी मांगों को उठाने का अधिकार है। सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं। इस देश में आत्महत्या को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि लोग सार्वजनिक तौर पर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं, अनशन पर बैठते हैं। प्रशासन और सरकार उनकी बात सुने, इसके लिए लोग आमरण अनशन तक करते हैं और इसी दौरान उनकी मौत भी हो जाती है, लेकिन ना तो उनकी मांगे पूरी होती है और ना ही सरकार की ओर से उनकी कोई सुध ली जाती है। ऐसा ही एक मामला मथुरा से सामने आया है। पिछले 4 महीनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे देवकी नंदन शर्मा की मौत हो गई है। 4 माह से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे, मगर किसी अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी। 10 जून को एसडीएम ने जबरन अनशन समाप्त करवाना चाहा, घर पर नोटिस चस्पा दिया। इस पर लिखा था कि संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा 4 से 5 महीने से बिना अनुमति अपने आवास पर धरना दिया जा रहा है। आपकी मांगे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। प्रशासन पर अनैतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से धरना दिया जा रहा है।
नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप धरने को तत्काल समाप्त करें, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनशन पर बैठने के साथ ही देवकी नंदन ने 4 माह से अन्न जल त्याग दिया था। अधिकारियों ने जानकारी के बावजूद इसे हल्के में लिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। यह मामला भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और किसी भी बड़े अखबार ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह देना मुनासिब नहीं समझा। अभी सरकार को बने हुए कुछ ही समय हुआ है, मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हमारे आसपास चल रही हैं जिन पर सोशल मीडिया पर लेकर के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, उन्होंने उस पर क्या संज्ञान लिया है, क्या ट्वीट्स किए हैं, वो सब जग जाहिर है, आपके हमारे सामने है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।